आज बात करते हैं विशेष शिक्षा के अंतर्गत मध्यम श्रवण हानि की, यानी कि मॉडरेट हेयरिंग लॉस। ये जब बच्चे में हो जाता है तो इसके होने पर, उसके बोलने पर, उसकी वाणी पर, उसके भाषा के विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ये हर श्रेणी की जितनी भी श्रेणियां हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर और प्रोफाउंड, इन सब के अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं बच्चे के, कि वो कैसे कितना कवर अप कर पाएगा और कितना उसको क्षति रहेगी। इसके साथ ही हम अगर देखें तो एक और बात है कि जब भी ऐसे बच्चे होते हैं, उनका सबसे पहले तो ये है कि हम उनके बारे में ये जानकारी कर लें कि उसको किस तरह का हेयरिंग लॉस है। मध्यम श्रवण हानि जब होती है, मॉडरेट हियरिंग लॉस जब होता है, तो हमें एक चीज और देखने को मिलती है कि ये इसका जो रेंज होती है, थ्रेशोल्ड होता है इसका, वो 41 टू 70 डीबी के बीच बीच में होता है। कभी कभी ये हो सकता है 70 से ऊपर की भी आवाजें सुन ले, लेकिन इनकी जो सुनने की क्षमता होती है, वो क्या क्या ये सुन सकता है बच्चा, कौन कौन सी ध्वनियों को सुन सकता है, तो वो डेसिबल तो यही रहेंगे, लेकिन कभी कभी इससे ज्यादा की आवाजें भी वो सुन सकता है। इसके अलावा सुनने में जो कठिनाइयां आती हैं इनको, क्या क्या चीजें ये नहीं सुन पाते हैं या प्रॉब्लम होती है सुनते समय, तो जब भी श्रवण यंत्र या कोई ध्वनि बढ़ाने वाली तकनीक होती है, वो इनको अप्लाई करनी पड़ती है। बच्चा अगर हियरिंग लॉस है तो वो हेयरिंग एड इस्तेमाल करता है। बातचीत के स्तर पर अगर देखा जाए तो अधिकांश ध्वनियों को समझने में और उनको याद रखने में इनको परेशानी होती है। जब ध्वनियां याद नहीं रहती हैं तो वो उनको मिला करके वाक्य, शब्द और वाक्य नहीं बना पाता है ढंग से। गलत सुनने और पूरी तरह से गायब ध्वनियों के कारण मध्यम श्रवण हानि वाले बच्चों में भाषा में देरी हो सकती है, या फिर वो कुछ कुछ भाषाएं, कुछ कुछ वाक्य बोल ही नहीं पाते हैं प्रॉपरली। तो इसलिए इन बच्चों को हम मिक्स वाले तरीकों से एप्लीकेशन समझाते हैं, या फिर हम इनको पहले बोलना सिखाते हैं और फिर जो भी इनका एकेडमिक स्तर होता है उसमें हम टोटल कम्युनिकेशन को यूज करते हैं। इसके साथ ही देखा गया है कि इन बच्चों में जो मेजर इशू होते हैं, वो होते हैं सीमित शब्दावली के साथ भाषण में कठिनाई होना, यानी कि स्पीच, भाषण का मतलब यहाँ पे स्पीच से है। सीमित, इनकी वोकेबलरी बहुत सीमित होती है, और जब सीमित शब्दावली होगी, शब्द भंडार सीमित होगा, तो हम सब जानते हैं कि बच्चा प्रॉपर वे में अपनी बात नहीं कह पाएगा, वो टूटी फूटी भाषा में अपनी बात बोलेगा। ठीक है, व्याकरण नियमों को समझने में जाहिर सी बात है, जब शब्दावली सीमित है और आपकी प्रॉपर साउंड आपने नहीं अच्छे से कवर अप किए हैं, तो वो बच्चा व्याकरण के नियमों को भी समझने में मुश्किल उसको होती है। शब्द के अर्थ को समझने में मुश्किल होती है। जैसे कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जनरली इन बच्चों को ज्यादातर प्रॉब्लम एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे आती है, कि उनको समझाना, उनके अर्थ को समझाना और उनको वाक्यों में उपयोग करवाना, ये तीनों ही स्तर पे इनको दिक्कत आती है ऐसे बच्चों को। शब्द के अर्थ को समझने के साथ साथ कई बार ऐसा भी होता है कि ये उस एक ही वाक्य में उस शब्द को कहाँ स्थान देना है, जैसे हम इंग्लिश में भी पढ़ते हैं या हम हिंदी में भी जब व्याकरण पढ़ते हैं, तो सबसे पहले संज्ञा आती है, सर्वनाम आता है, फिर उसका क्रिया विशेषण कहाँ आएगा, तो वो सब जो जगह उनके प्रॉपर स्थान है, उनको भी प्लेसिंग करने में दिक्कत आती है उसको, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। जब आप ध्वनियों को याद ही नहीं रख पा रहा है ये बच्चा, तो फिर वो उनको इस्तेमाल करने में उसको कठिनाई होती है। तो इस तरह से, और जब कई होते हैं शब्दों के कई अर्थ जो होते हैं, पर्यायवाची शब्द जो होते हैं, उनको भी इनको समझने में कठिनाई आती है। तो इसलिए इन इन बच्चों को हम, जिनको हेयरिंग लॉस होता है, हेयरिंग एड से वो पढ़ाई करते हैं, तो कई कई बार उनकी पढ़ाई की व्यवस्था, जो कक्षा का मैनेजमेंट होता है, वो अलग होता है। कई बार हम एफएम सिस्टम से भी इनको पढ़ाते हैं, और इसके अलावा हम ज्यादा से ज्यादा पिक्टोरियल चीजों का यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं, तो ये बच्चे बड़ी आसानी से समझ जाते हैं। मैं अपनी एक क्लास का उदाहरण दूंगी। मेरे पास एक एक बार हम एक ग्रुप को पढ़ा रहे थे, तकरीबन 2-3 महीने हमने उसको पढ़ाया। तो उसमें ये था कि वो बच्चे अलग अलग हेयरिंग लॉस के थे,
सब लोग एक से नहीं थे, कुछ डेफ भी थे उसमें, लेकिन चूंकि वो प्रोग्राम ऐसा था कि उसमें सब मिक्स करके ही हमें बोला गया था कि सबको मिक्स में ही लेना है, अलग अलग कैटेगराइज नहीं करना है हमें। तो हम सबको मिक्स में पढ़ा रहे थे। तो जो बच्चे बहुत सीवियर और प्रोफाउंड के थे, उन बच्चों को समझाने में हमें कठिनाई हो रही थी, तो फिर हमने ऑब्जेक्ट रखना शुरू कर दिया था। जैसे आटा उन्हें बता, रोटी हमें उन्हें समझानी है तो बाकायदा आटा लाके हमने रखा, आटे को बताया कि ये आटा है, इससे फिर हम कुछ को साइन में, कुछ को पिक्चर के थ्रू बता रहे हैं कि ये रोटी इससे बनती है। तो बच्चों ने पहचाना कि हाँ मम्मी हमारी घर में यही ऐसे करती है, इसको गूंदती है। तो कैसे गूंदती है, फिर वो एक बच्चा पानी लेके आया, तो उनको ऐसे प्रैक्टिकली हमने उसे बताया। तब उनको फिर जो बच्चे साइन वाले थे उनको साइन में बताया कि इसको आटा बोलते हैं, इसका ये साइन है, इसको रोटी बोलते हैं, इसका ये साइन है। और उस जब जब हमने उन बच्चों को तब तक हम उन बच्चों को मात्राओं तक ले आए थे, तो फिर हमने उस बोर्ड पे लिख के साथ बता दिया कि ये आटा है, आ और टा, ये दो मिलके, ये दो अक्षर मिलके आटा बना रहे हैं, तो इसको आटा कहते हैं। ये सफेद होता है, सफेद। तो इस तरह से उनको फिर हमने, जिनको साइन आता था वो साइन में सीख रहे थे, और जो माइल्ड और मॉडरेट हियरिंग लॉस के थे, वो बच्चे थोड़ा थोड़ा अपनी ध्वनि के थ्रू बोलने के साथ में सीख रहे थे। तो हमने इस तरह से उनको सिखाया। तो सबके लिए अलग अलग टेक्निक होती है, जरूरी नहीं है कि हम एक ही टेक्निक, लेकिन ज्यादातर इनको प्रैक्टिकली एजुकेशन अच्छी रहती है। हम पिक्टोरियल ले लें, ऑब्जेक्ट्स ले लें, बुक बुक का जो लेसन है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में हम बांट लें, तो ये बच्चे अच्छे से कवर अप कर लेते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। इसका एक और पहलू है कि भाषण जो होता है, भाषण, स्पीच करते समय बच्चों को कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती है। जैसे मध्यम श्रवण हानि वाले छात्र की भाषण अभिव्यक्ति में विकृत व्यंजन अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि ये व्यंजन, सभी व्यंजनों के साउंड ये प्रॉपर नहीं बना पाते हैं। जो मॉडरेट और सीवियर की मैं बात कर रही हूँ, माइल्ड वाला आपको, माइल्ड हेयरिंग लॉस वाला फिर भी आपको काफी कुछ साइन कवर अप कर लेता है, लेकिन विकृत व्यंजन मतलब शुद्ध व्यंजन ध्वनि नहीं निकाल पाएगा वो। जब तक व्यंजन की ध्वनि शुद्ध नहीं होगी तब तक उसको शब्द और शब्दों से वाक्य बनाने में समस्या आएगी। छात्रों को श्रवण यंत्रों के द्वारा, अब इसको हम इस समस्या को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं? छात्र को श्रवण यंत्रों के द्वारा भाषण सिखाना, स्पीच उनको श्रवण यंत्रों के द्वारा सिखाई जाए। पहले उनको हेयरिंग एड लगाया जाए, फिर आप उनको सिखाएं। इसके अलावा व्यक्तिगत एफएम सिस्टम दो लेवल पे हम लोग यूज करते हैं हेयरिंग एड बच्चे के लिए, हेयरिंग लॉस बच्चे के लिए। एक तो सिंगल सिंगल उसमें होता है, इंडिविजुअल, आप एक बच्चा आपके पास में है और एक टीचर के पास एफएम है, तो हम दो टीचर और स्टूडेंट के बीच में यूज कर रहे हैं। दूसरा होता है ग्रुपिंग सिस्टम, ग्रुपिंग एफएम सिस्टम। तो हम सभी बच्चों को उस एफएम सिस्टम से जोड़ देते हैं, और एक उसका जो मेन पार्ट होता है वो टीचर के पास होता है। तो टीचर जो बोल रहा है वो साउंड उनकी सभी बच्चों के पास जा रहा है। उसकी कुछ अलग अलग उसकी क्राइटेरिया होता है, अलग उसका प्रोसीजर होता है, वो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगी। इसके अलावा सहायक उपकरण उनको भी हम यूज करते हैं। अनुकूल कक्षा ध्वनि की ध्वनि के द्वारा ध्वनि प्रवर्धन की सहायता से भी भाषा सिखाना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसी चीजें होती है जिनमें आवाजें होती हैं, जिनमें कुछ ऐसी टॉयज होते हैं, ऐसे खिलौने होते हैं, इसमें ऐसी चीजें होती है जिनमें ध्वनि के थ्रू हम उन बच्चों को हम ये सिखाते हैं कि ये इस तरह की ध्वनि है और इस तरह से इसका साउंड बन रहा है। अब आपको कैसे अपने गले में सेट करना है, और बोलना कैसे है और सुनना कैसे है। तो सुनाने का भी एक तरीका होता है, उनको कौन सी मशीन के द्वारा, एफएम सिस्टम के द्वारा या हेयरिंग एड्स के द्वारा हम कैसे सुना रहे हैं। और ये उस बच्चे के लिए डिफर करेगा कि बच्चा कौन सी कैटेगरी का है, माइल्ड कैटेगरी का है, मॉडरेट का है, सीवियर का है, या फिर दूसरी और किसी कैटेगरी का है, प्रोफाउंड है। तो प्रोफाउंड है तो प्रोफाउंड के लिए तो हम जब प्रोफाउंड का वीडियो बनाएंगे उसमें बात करेंगे। भाषा के, अब इन बच्चों को कहाँ कहाँ दिक्कत आती है मेजर, भाषा के संयोजन में, भाषा को ये संयोजित नहीं कर पाते हैं। जैसे हम संज्ञा उठा ली, व्याकरण उठा लिया, सॉरी व्याकरण में संज्ञा उठा ली,
सर्वनाम उठा लिया, विशेषण ले लिया, ठीक है, प्रपोजिशन ले ली, वो सब यूज करके फिर हमने एक वाक्य तैयार करा और हमने उसको प्रस्तुत कर दिया। तो इनको संयोजन में दिक्कत आती है। लगातार जो कम्युनिकेशन चल रहा है, बातचीत चल रही है दो लोगों के बीच में, उस तरह की बातचीत करने में इनको दिक्कत आती है। छात्र को सुनने के प्रशिक्षण हम अगर प्रदान करते हैं, उस प्रशिक्षण को लेने में, क्योंकि वो आदी नहीं होता उसका, तो बहुत मुश्किल आती है। आपने अगर सुना होगा कि कॉक्लियर इम्प्लांट जिन बच्चों को होता है, उन बच्चों को हम आदत बनाते हैं कि वो कान से ध्वनि सुने। क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि कॉक्लियर इम्प्लांट का बच्चा जो अगर फेस आपका देख रहा है तो उसको लिप रीडिंग की आदत पड़ जाती है, उसको फेस देख के उसके हाव भाव समझ के उससे आदत पड़ जाती है, लेकिन वो अपने कान को यूज ही नहीं करता क्योंकि उसके आज तक साउंड ही नहीं गया कान में। तो पहले हम क्या करते हैं, उस कॉक्लियर इम्प्लांट बच्चे को हम जहां उसको बिठा रहे हैं उसके ठीक पीछे से हम उसको ट्रेन करते हैं, उसको ट्रेनिंग उसके पीछे से दिए। तो सुनने का प्रशिक्षण ऐसे दिया जाता है। हियरिंग एड वालों में भी यही है कि जब आप उसको प्रशिक्षण दे रहे हैं तो अपने मुंह को छुपा लेते हैं हम, अपनी लिप, ताकि बच्चा लिप रीडिंग ना कर पाए। अगर उसको छुपाने के बाद वो अच्छे से आपको जवाब दे रहा है, इट मीन्स उसको साउंड जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम उसको प्रशिक्षित करते हैं। भाषण और पढ़ने, भाषण को पढ़ने में उसको दिक्कत आती है। आपने कोई साउंड दिया, मान लीजिए मैंने लिखा कै और साथ में पिक्चर बना रखी है कबूतर, ठीक है, तो अब उसने साउंड सुना ही नहीं कभी, तो वो कैसे कबूतर बोलेगा, पढ़ना वो जानता ही नहीं है। ठीक है, नॉर्मल बच्चा तो पढ़ देगा कैसे कबूतर, लेकिन उसको तो नहीं आएगा पढ़ना। तो फिर हम उसको जब पिक्चर दिखा रहे हैं, पिक्चर के साथ में लेटर दिखा रहे हैं, और तब हम अपने गले से वो उसको बोल के भी सुना रहे हैं क्योंकि उसने हियरिंग एड लगा रखा है। तो इस तरह से कुछ साउंड उसके जितना भी जा रहा है उसके आधार पर, और उसके गले पे हाथ रख के या उसको टच करवा के या उसको बता के कि हाँ उसने कैसा साउंड, जब वो सही साउंड निकाल देता है तो उस पे आपको प्रतिक्रिया करनी है कि हाँ ये वाला सही था, तब वो बच्चा साउंड को पकड़ता है। ठीक है, तो भाषण उसको पढ़ने में दिक्कत आती है। भाषण चिकित्सा अलग से आप उसको स्पीच थेरेपी भी दे सकते हैं। माइल्ड वाले को तो स्पीच थेरेपी देनी ही देनी है आपको, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मॉडरेट वालों को भी स्पीच लग जाती है, मिल जाती है, तो बहुत अच्छा रहता है। एक केस मेरे पास आया था, मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे। 16 साल की लड़की थी और मॉडरेट लेवल की थी, वो मॉडरेट हियरिंग लॉस था उसमें। चूंकि गांव से थी तो घर वालों ने देखा कि ये तो बहरी है और गूंगी है, ये बोल नहीं सकती है, सुन भी नहीं सकती है, तो उसको स्कूल में डाल दिया। उसने स्कूल में एजुकेशन 8वीं तक की ले ली। उसके बाद वो मेरे पास आया केस। तो मैंने जब उसका आर्टिकुलेशन चेक करा तो मुझे लगा ये तो बोल सकती थी। चूंकि बच्ची बहुत बड़ी हो गई थी तो अब मैं भी कुछ नहीं कर सकती थी उसमें। फिर भी मैंने उसके साथ प्रयास किया। तो जब मैंने उसके साथ काम किया तो वो बच्ची इतना हो गई थी कि अपने घर वालों से अपनी प्रॉपर बात कर ले। और उसके घर वालों ने मुझे ये अश्योर किया कि मैम पहले तो हम इसके लिए डेफ ही लड़का ढूंढ रहे थे, पर अब हम नॉर्मल ढूंढ सकते हैं। हमारे रिश्तेदारी में, हमारी जानकारी में अब इसके लिए अच्छा लड़का मिल जाएगा जब भी हम वो शादी करेंगे उसकी। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। और शायद वो वहां से मैं फिर चली गई थी, वहां से मैं निकल आई थी। लेकिन अगर वो ज्यादा टाइम तक मेरे पास और थोड़ा सा टाइम मिलता मुझे, तो मैं शायद उसको और अच्छा सिखा देती। तो ऐसे कई कई बार आते हैं केस। कभी लगता है कि वो सुन सकते थे, अच्छा उसको अगर स्पीच प्रशिक्षण उस समय मिलता छोटे बचपन में उसके, और उसके साथ ट्रेनिंग दी जाती, तो वो बच्ची बोल लेती है आराम से, नॉर्मल स्कूल में पढ़ लेती, उसको जरूरत ही नहीं थी डेफ स्कूल में जाने की। तो इस तरह के केसेस आते हैं। तो वो आप देखिए कि बच्चे की परिस्थिति क्या है, बच्चा क्या करना कर सकता है, उसके आर्टिकुलेटर्स कैसे हैं, क्या प्रॉपर वे में है। और क्योंकि बच्चा सुनता नहीं है इसलिए बोलता नहीं है। ठीक है, तो बोलने वाले उसके सारे पार्ट सही है, तो फिर सुनने वाली समस्या तो हियरिंग एड से सॉल्व हो गई। तो इसका मतलब बच्चा नॉर्मल में आ गया। तो अब आपको ये देखना है कि उसको कैसे डेवलप करें, हम कैसे उसको इम्प्रूवमेंट दें। ठीक है, वंस अगेन, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।